हेलो एवरीवन। ड्रीम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में मैं किरण दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, क्योंकि इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, आते रहे हैं और शायद आगे भी आते रहेंगे। क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो संविधान है यानी भारतीय संविधान जो है वो संसदीय व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, इस व्यवस्था में कार्य करने के लिए 3 अंग बनाए गए, जिसमें जो 3 अंग बनाए गए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग थे, उन 3 अंग में जैसा कि आप देख सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को शामिल किया जाता है। आज हम यहाँ पे एक-एक करके इन तीनों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या-क्या है। ठीक है, ताकि आपकी जो पॉलिटी को लेकर जो ये जो सेगमेंट है उसके प्रति एक समझ जो है वो डेवलप हो सके और पता चले कि नहीं कार्यपालिका विधायिका से किस प्रकार अलग है, कार्यपालिका विधायिका से न्यायपालिका किस प्रकार से अलग है। ठीक है, तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले इन तीनों टॉपिक में ये जो 3 अंग हैं संसदीय व्यवस्था के, हमारे संविधान के जो ये 3 अंग हैं, उनमें हम सबसे पहले जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है कार्यपालिका। ठीक है, आज हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है, इसमें कौन-कौन से इसके जो मतलब बेस होते हैं वे कौन-कौन से हैं, इसके कार्य क्या-क्या हैं। आफ्टर देन विधायिका एंड न्यायपालिका के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं। पहले कार्यपालिका। आइए, इन तीनों अंग में डिफरेंसेस करने से पहले एक छोटी-सी बेसिक जानकारी जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए उस छोटी-सी जानकारी को आपके साथ साझा किया जाए। यहाँ जो आप विधायिका देख रहे हैं, विधायिका, इसका मुख्य कार्य होता है विधि बनाना, विधि बनाना। ठीक है, यानी किसी भी विधेयक को बनाना, विधि बनाने का कार्य कौन करता है? तो ये विधायिका करती है। ठीक है, यानी विधेयक बनाना। उस विधेयक को बनाने के बाद विधेयक को पारित करने का जो कार्य करता है वो कार्य, पारित करने का जो कार्य, पारित करने का जो कार्य सौंपा जाता है वो कार्य कार्यपालिका का होता है। यहाँ तो विधि बना, विधि को पारित किसने किया? तो कार्यपालिका ने। अगर यहाँ किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है विधेयक को लेकर, तो वहाँ उस विधेयक उल्लंघन होने पर उस विधेयक के लिए जो जांच की व्यवस्था है या फिर सजा का जो प्रावधान है उसके लिए यहाँ जो हम कहेंगे कि न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी जो न्याय की व्यवस्था की गई है, न्याय की जो व्यवस्था की गई है, अगर किसी विधेयक को पारित करने में किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। यहाँ तो हमने एक बेसिक डिफरेंसेस को समझ लिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हम एक-एक करके तीनों अंग के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्यपालिका क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कार्यपालिका जो होती है वो 2 स्तर पे होती है, केंद्र के स्तर पे और दूसरा राज्य के स्तर पे। केंद्र के, अब इन दोनों में केंद्र के स्तर पे जो कार्यपालिका में जो भाग होते हैं, जो लोग शामिल होते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। साथ ही राज्य स्तर पर जो भी शामिल होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंद्र स्तर पर
और दूसरा हो जाता है राज्य स्तर पर। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करके देखेंगे कि केंद्र स्तर पर किन किन पद को मुख्यतः शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जिन्हें शामिल किया जाता है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर मंत्रिपरिषद, चौथे नंबर पर मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही हम राज्य के स्तर पर देख लेते हैं। तो राज्य के स्तर पर राज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और इसमें भी मंत्रिपरिषद ही होते हैं, तो यहाँ मंत्रिपरिषद हो गया। ठीक है, साथ ही अगर हम मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, तो मंत्रिपरिषद के भी 3 भाग होते हैं। पहला हो गया कैबिनेट, दूसरा हो गया राज्य मंत्री, तीसरा हो गया उप मंत्री। ठीक है, यही मंत्रिपरिषद की जो कैटेगरी है वो राज्य स्तर पे भी शामिल होते हैं। ठीक है, यहीं पे हम ये देख लेते हैं कि इस मंत्रिपरिषद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तो अस्थाई होते हैं और दूसरा अस्थाई तौर पर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मंत्रिपरिषद की। अब हम चलते हैं विधायिका की तरफ, देखते हैं कि विधायिका के तहत किस किस अंग को शामिल किया जाता है। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि राज्य स्तर पर राज्यपाल, उपराज्यपाल, हालांकि उपराज्यपाल को संविधान में उस तरह की मान्यता नहीं दी गई है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री, साथ ही मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसका जो एक क्रम होता है वो इस क्रम को आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम विधायिका की तरफ कि विधायिका में किस किस चीज को शामिल किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि कार्यपालिका में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्यपालिका है, उसी तरह से विधायिका के तहत भी विधायिका को केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पर जो बनाया गया है, केंद्र के तहत संसद को बनाया गया है। ठीक है, लेकिन राज्य के तहत जो विधि बनाने के लिए जो जिस अंग को बनाया गया है उसको हम राज्य स्तर पर विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, संसद के तहत लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है, जबकि विधानमंडल के तहत विधानसभा और विधान परिषद को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो एक छोटे मोटे कैटेगराइज हो गए आपको विधायिका के कि विधायिका में कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे और कुछ जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। अब हम तीसरे स्तर पे जो है न्यायपालिका, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर होता है, विधायिका केंद्र और राज्य स्तर पर होता है। इन दोनों से अलग जो ये न्यायपालिका है, इसका कोई केंद्र और राज्य स्तर नहीं होता है। भारत में जो न्यायपालिका होती है, वो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका भारत के संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। तो इसके तहत अगर हम क्रम एक जान लें तो इसमें सबसे पहला होगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, तीसरे स्तर पर होता है सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय, जो जिला स्तर पे होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कैटेगराइज नहीं है कि ये हाई कोर्ट है तो ये राज्य के स्तर पे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट है तो ये केंद्र के स्तर पे होगा। ऐसा कोई कैटेगराइज नहीं बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक क्रम जाना कि पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सत्र न्यायालय, यानी कि जो राज्य के अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो इन सब के आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने जाना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में एक बेसिक डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंसेस को समझने के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको इन तीनों से संबंधित जो बेसिक डिफरेंसेस है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको समझ में आया होगा कि कार्यपालिका के तहत कौन कौन से अंग आते हैं, विधायिका के तहत विधायिका के क्या कार्य होते हैं, साथ ही न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। इन तीनों के बारे में आपने एक बेसिक डिफरेंसेस को जाना। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले इस चैनल पे बने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो ड्रीम IAS यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाकर सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, साथ ही पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।